उठा भाई जरा। सबसे जरूरी चीज क्या होती है मेंस में? 250 या 150 वर्ड्स लिखना, हाँ या ना? एवरीबॉडी विल एग्री टू दैट। वो 250 वर्ड तुम्हारा विंडो है, वो 250 वर्ड एग्जामिनर को बताने वाले हैं कि तुम कैसे हो प्रिपरेशन में। वो 250 वर्ड बताने वाले हैं विल यू क्लियर और नॉट, तुम्हारा आउटलुक क्या है, हाँ या ना? वो 250 वर्ड जो तुम लिख रहे हो वही तुम्हारी पहचान है। अब पहली चीज ये, पहला सवाल ये कि क्या हमारे पास वो 250 वर्ड्स लिखने का कोई मतलब कोई गाइडलाइन है क्या? कैसे लिखें हम वो 250 वर्ड्स? क्या इसके लिए कोई गाइडलाइन है? सामने लिखा हुआ है 3 गाइडलाइंस: रेलेवेंट, मीनिंगफुल, ससिंक्ट। ठीक। रेलेवेंट का मतलब करंट सेंट्रिक होना चाहिए, रेलेवेंट का मतलब करंट सेंट्रिक होना चाहिए। कितने लोगों को ये बात लगती है सही है? हाथ उठाओ। आप मूर्ख हैं। रेलेवेंसी क्या होती है? उस टॉपिक के रेलेवेंट हो। व्हेन यू बिकम रेलेवेंट, जो चीज जो आपको सवाल दिया गया है उसका सोल्यूशन दोगे तभी तो रेलेवेंट होगे, हाँ या ना? तो बीइंग रेलेवेंट मतलब दो चीजें, बीइंग रेलेवेंट टू द क्वेश्चन एंड बीइंग रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट। तो करंट एग्जांपल देना इज बीइंग रेलेवेंट टू मॉडर्न टाइम्स, बट करंट एग्जांपल देना इज नॉट ओनली थिंग इन बीइंग रेलेवेंट। रेलेवेंसी की पहली चीज है एड्रेसिंग द क्वेश्चन, ऑफरिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट इज आस्क्ड टू यू, दैट इज रेलेवेंसी, बीइंग रेलेवेंट। और दूसरी चीज है बीइंग रेलेवेंट की कि आप जब करंट के एग्जांपल कोट कर रहे हो, करंट के एग्जांपल दे रहे हो, तो यू आर स्टेइंग रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट। रेलेवेंसी आती है जब आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। रेलेवेंसी आती है जब आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं, रेलेवेंसी आती है जब आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, रेलेवेंसी आती है जब आपके पास ऑलरेडी हो चुके सक्सेसफुल एग्जांपल्स होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस। रेलेवेंसी आती है जब जो चल रहा है उस समय पर दुनिया में, मान लीजिए क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, डीपीएसपी की बात हो रही है, 11th शेड्यूल की बात हो रही है, 12th की बात हो रही है, प्रीएम्बल की बात हो रही है। बीइंग रेलेवेंट टू दैट करंट थीम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। So your examples must be relevant not to just the question, but your examples, your answer must be relevant to what is the theme of the paper, what is asked of you, what is in news. जब आप ये करने लगोगे, एसडीजी रेलेवेंट हो गए, प्रीएम्बल रेलेवेंट हो गए, डीपीएसपी रेलेवेंट हो गए, गेम will change. Now ask me how. झापड़ मार देंगे कुछ। Imagine any topic, from agriculture to Indian society to internal sector, any topic. On every topic, you have one point of SDG, from health to disaster to agriculture to poverty to Indian society to women. Every point you have one point of SDG, yes or no? Right? Now look at this. These are SDG targets and these are SDG in India. Now if you see in few SDGs, we have also written about DPSP. So now if that SDG is relatable with DPSP, then you have 2 points now. Right? 2 points matlab 20 words. If you are really succinct, if you are finishing 1 point in 10 words, which is unlikely to happen, but still 2 words matlab 20 points, हाँ या ना? लिखने कितने थे? 150 या 250? ठीक, लेकिन आपके 2 पॉइंट रेडी हो गए। क्यों? क्योंकि आप रेलेवेंट कैसे? कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंट, थीम रेलेवेंट। थीम क्या है? एसडीजी।
तो 250 वर्ड में 20 वर्ड 30 वर्ड तो आपको, 15 वर्ड का अगर एक पॉइंट मान ले तो 30 वर्ड तो आपको खाली ये दे देते हैं, एसडीजी कौन सा है और उस एसडीजी पर कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है। तो आपने ये बता दिया कि भाई ये एसडीजी है ये, प्लस ये गवर्नमेंट स्कीम इसको आप होल्ड कर रही है, हाँ या ना। कोई एक स्टेट भेजो विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाँ या ना। दूसरा काम आपने क्या किया, इमेजिन एनी टॉपिक ऑफ दिस सिलेबस, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, वाटर, फलाना ढिकाना, इमेजिन, राइट, एंड देन सी दिस, see this list, every topic is virtually here, 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर एक टॉपिक में तुम्हारा एक पॉइंट क्या जाएगा कि सजेशन में कि हाउ ग्राम पंचायत कैन हेल्प इन अचीविंग दीज थिंग्स। That will make sure to the examiner that you have a bottom to top approach, that you have a bottom to top approach, yes or no, पक्की बात, ठीक। And when you understand that this has a bottom to top approach, what happens, examiner will see his answers are not superficial, his answers have a structure, he is starting from the bottom, he is going to the top, unlike others, ठीक। 15 वर्ड्स ये हो गए, 45 वर्ड्स, ग्राम पंचायत should be empowered as it is the power of under the 11th schedule, 15 words, 15 words तब जब बहुत ससिंक्ट हो गए, बहुत ज्यादा ससिंक्ट हो गए तो, ठीक। 45 वर्ड्स हो गए, आया ना, 3 पॉइंट हो गए, ठीक। उसके बाद आपने क्या करा, आपने देखा कि अच्छा भाई अब जरा इस पर आ जाते हैं, डीपीएसपी पे। अब हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, सोशल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, आपने क्या करा, एक पॉइंट डीपीएसपी का, ठीक, कि भाई इंडिया स्टेट की ऑलरेडी ड्यूटी है, स्टेट शैल बी गाइडेड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड ये स्टेट की ड्यूटी है। 15 वर्ड और हो गए, 60 वर्ड्स हो गए। अभी तक आपने एग्जामिनर को क्या दिखाया, आई एम कमिटेड टू द ग्लोबल एजेंडा 2030, I am committed to constitutional scheme, I know states responsibility under DPSP, and I know the bottommost structure of Gram Panchayats and how they must be the arc of everything, how they must be the axis of everything, how they must be empowered to implement all these big issues, because the biggest change starts from bottom. आपने अपना थीम बता दी, उसको अपना बता दिया कि भाई हमें ऐसे करना है, उसको आपका थॉट प्रोसेस समझ में, ठीक बात है। कितने वर्ड हुए अभी तक, 60 वर्ड्स, राइट। अब आपने क्या करा, आपने देखा कि सवाल अगर लैंडलेस लेबर पर है, सवाल अगर इंडियन सोसाइटी पर है, सवाल अगर ट्राइब्स पर है, सवाल अगर अनएम्प्लॉयमेंट पर है, सवाल अगर आपका इंटरनल सिक्योरिटी पर है, आप प्रीएम्बल को कोट कर सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी में सोवर्निटी को, सोशल इकोनॉमिक, अनएम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमिक जस्टिस को, हेल्थ एजुकेशन में सोशल जस्टिस को, विमेन में सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी को, ठीक। और उसके अलावा अगर कोई ट्राइब सेक्युलरिज्म की बात है तो लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीफ एक्सप्रेशन को। तो आपने क्या किया, इन सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस से अपने आंसर को गाइडेड दिखाया कि भाई अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन स्टेट एंड वी द पीपल आर बाउंड टू मेक दिस स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी, सो दिस शुड हैपन, ठीक। तो अगर वहां स्कोप है प्रीएम्बल का, 15 वर्ड ये हो गए, 75 वर्ड्स। अब 150 वर्ड का आंसर था, सुनना बहुत ध्यान से, 150 वर्ड का आंसर था, तुमने 75 वर्ड्स में उसको क्या क्या बताया, कमिटेड टू ग्लोबल एजेंडा बिकॉज दिस इज द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी, राइट। उसके बाद आई एम गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, स्टेट शुड डू दिस बिकॉज इट इज इट्स ड्यूटी अंडर डीपीएसपी, एंड gram panchayat must be empowered to do this so that this administration from bottom starts working.
ये कितने मजबूत सजेशंस हैं, आप जरा ये सोचिए, और इनके सामने सोचिए पॉसिटी ऑफ फंड्स को या लैक ऑफ अवेयरनेस को। मैं डेली कॉपी चेक कर रहा हूँ, मेरा सर फट जाता है, सही बता रहा हूँ। आदमी लिख रहा है लैक ऑफ अवेयरनेस, मन करता सामने बैठा हो इतना झापड़ मारे लाल हो जाए बिल्कुल। ठीक, पॉसिटी ऑफ फंड्स लिख रहा है, पटवारी का एग्जाम दे रहे हो है? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। अब ये चीजें अगर रटी हुई हैं तो क्या है, वो 75 वर्ड्स रेडी, ठीक, 75 आई एम डूइंग, मतलब काउंटिंग मिनिमम, मतलब उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम तो संभव ही नहीं, लिख ही नहीं सकते उससे छोटा आप। 15 वर्ड की अगर मैं बात करूं तो लिखोगे ना कि इंडिया मस्ट, एज इंडिया इज कमिटेड टू एसडीजी एजेंडा 2030, एसडीजी नंबर फलाना फलाना इज बीइंग अपहोल्डेड बाय डूइंग दिस, और उसमें फिर अगर स्कीम कोड करने लगे तो 30 वर्ड हो जाएंगे कि भैया ये स्कीम से ऑलरेडी ये चल रहा है, बट मैं 75 मान के चल रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, अब आधा आंसर बचा 150 वर्ड वाले में आधा आंसर बचा, उस आधे आंसर में हम क्या करेंगे, आइए, उड़ीसा पीछे पड़ गई हो भाई। जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस कहां पर है, नीचे एकदम प्रेस एंड कुछ नहीं हो रहा है। अरे दबाने से कुछ हो ही नहीं रहा। अब जैसे ये है, अब मान लीजिए आपने अपने मेन से पहले क्या किया, किसी को बताना मत, जो बोलने जा रहे हैं आप वो सीक्रेट है। वैसे तो 75 ये वर्ड वाला यही सीक्रेट था, अपने में रहना चाहिए। तुम लोग ना सुनना, कान बंद कर लेना। सुनो, एक बहुत तगड़ा काम हो रहा है, वो क्या, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर में हो क्या रहा है, अलग अलग स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो जब हेल्थ की बात हो, सोशल पैरामीटर्स की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हो, हर एक टॉपिक पर, हर एक सिलेबस के टॉपिक पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जब आप वो टॉपिक वाला अपना वो बना रहे होंगे ना फ्लो चार्ट, जो मैंने बोला कि एग्रीकल्चर पर और इंटरनल सिक्योरिटी हर एक पर ये फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें सारी चीजें हो जो मैं बता रहा हूं, इसी में ADP भी होना चाहिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर एग्रीकल्चर पर क्या हो रहा है इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हो रहा है इन दो डिस्ट्रिक्ट में, तो आप क्या करोगे, आप आंसर में क्या लिखोगे, एज इंडिया, एज न्यू इंडिया एट द डॉन ऑफ इंडिया एट the rate 75 is focused on empowering its aspirational districts, it is doing this which can be a model for others also to follow. Never write any suggestion which is radical, ये खत्म कर दो, वो खत्म कर दो, फलाना हटा दो, ठिकाना है। Always write suggestions which are either successful being implemented. कॉर्पोरेट वाला काम करना है, वो पूछते हैं ना कि व्हाट इज द स्केलेबिलिटी ऑफ योर मॉडल, तो मतलब तुम्हारा मॉडल कहीं चल रहा होगा, उसको स्केल करना है तुमने, हाँ या ना, यस और नो। तो अगले 15 वर्ड्स कहां से आएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो भी किसकी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, हाँ या ना। उसके बाद क्या, अगले 15 वर्ड्स आएंगे, अगले जो वो आएंगे स्टेट वाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस से। जब आप स्टेट पढ़ रहे होगे तो आप क्या करोगे, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको सिलेबस के उसी उसमें
फ्लो चार्ट में, वेन डायग्राम में डाल दिया। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अगर आपको डालना था तो आपने क्या किया, 12 डाल दिया। आपने क्या किया, GIHS वाला डाल दिया, वो कुटनाड़ वाला, ठीक, तो वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में चला गया। आपको अगर रिन्यूएबल्स में जाना है तो लद्दाख के होम्स आपने डाल दिए कि कैसे ओसन का यूज कर रहे हैं और वो पूरा अपना सही कर रहे हैं मामला, ठीक। तो एग्जाम्पल्स कैसे होने चाहिए, पहला जो रिलेटेबल हो, एग्जाम्पल्स कैसे होने चाहिए, जो ऐसे हो जिन्हें आप जब एग्जाम में लिखो तो एग्जामिनर को लगे अच्छा यार ये हो रहा है, मतलब ये हो सकता है, दिस इज फीजिबल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हाँ या ना, ठीक। ये हो गए आपके 90 वर्ड्स, मतलब 100 वर्ड्स मोटा मोटा, ठीक। अब अगर 250 वर्ड का क्वेश्चन है तो जो बचे हुए 150 वर्ड है उसमें उस टॉपिक सेंट्रिक लिख दो जो भी करंट में था या जो कुछ भी था उससे। अगर 150 वर्ड्स का सवाल है तो ये 100 की जगह इसको 75 ही रखना और बाकी 75 में टॉपिक सेंट्रिक लिख दो। या अगर आपको लगे कि नहीं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा है तो ये 75 को फिर 45 पे रोक दो, 100 वर्ड्स लिख दो टॉपिक सेंट्रिक। बट these shall guide your answers, these basic things, yes or no। अब आप अगली चीज समझिए, ये भी किसी को बताना नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स कितने लोगों को लगता है खाली प्रीलिम्स के लिए रटनी होती हैं? गवर्नमेंट स्कीम्स हर जगह जरूरी होती हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, उसमें भी दिमाग क्या लगाना है। गवर्नमेंट स्कीम सिलेबस रेलेवेंट होकर पढ़नी है। एग्रीकल्चर के जो सिलेबस में लिखे हैं, टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे, एग्रीकल्चर टेक पे चलने वाली 2-3 स्कीम पता हो, उस पर सवाल आया तुरंत चेप दो। फूड प्रोसेसिंग 2-3 स्कीम पता हो तुरंत चेप दो। एजुकेशन 2-3-4 स्कीम पता हो तुरंत चेप दो। होगा क्या, तुम्हारे एग्जाम्पल्स का डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। तुम ऑलरेडी ये बता रहे हो कि सरकार ये ऑलरेडी कर रही है, हालांकि दिस इज मोस्ट कॉमन थिंग दैट एवरीबॉडी डज, एवरीबॉडी डज, कोई नया चीज नहीं बताई मैंने, पहले वाली चीजें थोड़ी अलग है, ये सब कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं, ठीक। उसके बाद मान लीजिए यहां एक बात लिखी है, मीनिंगफुल एंड ससिंक्ट आंसर्स। मीनिंगफुलनेस का मतलब क्या है, आए बाएं साएं नहीं लिखना है, जो पूछा गया है उसी के रेलेवेंट चीजों को लिखना है, हाँ या ना। मीनिंगफुलनेस, मीनिंगफुलनेस का देखो, रिलेवेंसी का तो मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ लिख रहे हो वो क्वेश्चन को एड करे। मीनिंगफुलनेस का मतलब होता है, कई बार हम क्या करते हैं ना, हमने बहुत सारे वर्ड लिख दिए लेकिन उनमें मतलब बहुत कम का निकल रहा है। तो रिलेवेंसी, मीनिंगफुलनेस और ससिंक्टनेस गुथे हुए हैं आपस में, ठीक। और आप मीनिंगफुल कब होगे, व्हेन यू विल बी रियली रियली ससिंक्ट। 250 वर्ड पूछे गए हैं तो वो 250 वर्ड कैसे हो जो बेस्ट लिखे जाए। एक तो मैंने आपको 100 वर्ड्स का हैक बता दिया 250 वर्ड्स में। अब मेन गेम आता है, मेन मतलब अगला गेम आता है बाकी 150 वर्ड्स पर, 150 वर्ड्स पर, हाउ टू राइट दोज। आप समझो सबसे बड़ा हैक, आपने साल भर अखबार पढ़े थे तो आप करोगे क्या, सबसे पहले ये निकालो ये सवाल करंट के किस इवेंट से बना है, या ये सवाल न्यूज में कब, देखो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट चीज बता रहा हूं, ये सवाल न्यूज में कब रहा है। अगर कोई मेरे से ये पूछे, सवाल आ जाए कि इंडिया, हाउ इंडिया इज एबल टू प्रिजर्व ऑल इट्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस एंड फलाना फलाना, मैं क्या करूंगा, मैं सीधे पहला लाइन ये लिखूंगा, रिसेंटली सीन इन न्यूज कुंभ फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड, है ना, अ ईयर बैक, व्हिच हैज बीन प्रिजर्व्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। क्या हुआ, पहले वाले पे तुरंत चोट कर दी कि नहीं कर दी,
रेलेवेंसी पर। और इसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर के दिमाग में एक बायस आ गया कि ये मीनिंगफुल है, he is sticking to the question, he understands what the question is, right? तो एकदम स्ट्रीट स्मार्टनेस चीज होती है कि जैसे ही सवाल देखो, ट्राई टू, आपने साल भर करंट पढ़ा है, उसको रिवाइज करा है, ट्राई टू थिंक कि कब मैंने इसको रीसेंट न्यूज में सुना है, कौन से रीसेंट न्यूज से मैं इसको सिलेक्ट जोड़ सकता हूं। तो शुरू कहां से कर दो, रिसेंटली सीन इन न्यूज फलाना फलाना, ये चीज हमने अभी रिसेंटली न्यूज में देखी थी और ये हुआ था, एग्जामिनर को लगेगा ये रेलेवेंट है भाई। बात समझ में आती है? तो अच्छा, रेलेवेंसी हो गई, मीनिंगफुलनेस हो गई, ससिंक्ट रहने का क्या आंकड़ा है? यहां लोग मोस्टली फेल होते हैं ससिंक्टनेस। एक मिनट, ससिंक्टनेस में हमेशा ध्यान रखना, यूपीएससी इज लाइक बीए वाला एग्जाम, यू हैव टू राइट मोर पॉइंट्स, बट वो पॉइंट्स मैटर करते हो, बीए की तरह फालतू ना हो। नहीं नहीं, मतलब आपको एक जो आंसर लिखना है उसमें ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। ज्यादा पॉइंट्स का मतलब विर्थ होना चाहिए आपके आंसर में, ठीक? और जब आपके आंसर्स में विर्थ होगी और आप ज्यादा पॉइंट लिखोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन टाइम होता है कम। तो क्या करें? दो हैक। जब लगे कि समय कम है तो फ्लो चार्ट बना डालो। वन ऑफ द मोस्ट यील्डिंग प्रिंसिपल्स इन यूपीएससी, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड कंपैरिजन चार्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको लगे टाइम नहीं बचा है, देर हो रही है, उठा के फ्लो चार्ट। मान लो उसने पूछा एनएफएसए के चैलेंजेस बताइए, आपने एक वेन डायग्राम बनाया, एनएफएसए एक्सप्लेन कर दिया, फूड सिक्योरिटी को एक्सप्लेन कर दिया, सेफ, सोवरीन, है ना, सिक्योर, और उसके बाद में आपने एनएफएसए बनाया, ऐसे 4 फ्लो चार्ट बना दिए। एनएफएसए का कोर क्या है, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, फूड सिक्योरिटी, है ना, इस तरह से। और उसके बाद में एक चार्ट बना करके उसमें पॉइंट्स लिख दिए। आपने सारी बात कह दी है। इसमें नंबर क्यों मिलते हैं? इट इज रीडेबल विदाउट एक्स्ट्रा मेहनत। नंबर रिप्रेजेंटेशन के मिलते हैं, इट इज रीडेबल विदाउट एक्स्ट्रा मेहनत, ठीक? तो जो मेंस का गेम है उसमें मोर देन कंटेंट, व्हाट इज नीडेड इज रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर थॉट प्रोसेस, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप अप्रोच, और उससे 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 भी बड़ा, सबसे बड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस की, जैसे ही मैंने सवाल देखा मैं कैसे उसको करंट से रिलेट कर दूं। आपको अगर आप ध्यान दो तो मैं यही प्रैक्टिस कराता हूं, डिबेट डिबेट। हाँ या ना? पक्की बात, ठीक? अच्छा, तो ये जो बाकी 150 वर्ड्स हुए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, हम कंपैरिजन चार्ट्स बना सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने बोला, आपसे एक सवाल पूछा गया कि भाई critically analyze the challenges in public healthcare system and present opportunities। अब आप दिमाग में अपने इमेजिन करो, तो आप क्या कर, ये पहला आसान काम क्या है कि एक चार्ट बनाया, बीच में लाइन खींची, इधर अपॉर्चुनिटीज इधर चैलेंजेस, ठीक बात। दूसरा आपने दिमाग क्या लगाया, उधर लिखा चैलेंजेस। चैलेंजेस में क्या करा, एक लाइन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज की, एक लाइन फंडिंग के चैलेंज की, एक लाइन पर्सनल के चैलेंज की, ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंज की, एक लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंज की, एक लाइन रिसर्च के चैलेंज की, एक लाइन एजुकेशन के चैलेंज की, खत्म। और हर एक उसमें अंडरलाइन कर दिया, पर्सनल इतने, इकोनॉमी जीडीपी इतनी, हायर एजुकेशन में ये दिक्कत। अब हायर एजुकेशन अंडरलाइन किया, तो एग्जामिनर जब पढ़ रहा है तो उसको क्या दिख रहा, चैलेंजेस 8.8 एरिया से। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? 8 एरिया से 8 पॉइंट लिख दिया और 8 पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया, उसको लगा वाह ओके गो। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज में वही दिमाग लगा दिया, क्या अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम क्या कर रहे हैं इन एरियाज में, हो गया। नेवर डू दिस कि हम इकोनॉमी पकड़ ली, उसी में घुसे जा रहे हैं, उसी में घुसे जा रहे हैं, उसी में घुसे जा रहे हैं। 250 वर्ड इकोनॉमी है, इकोनॉमी के चैलेंजेस लिख रहे, मैं देखता हूं लोगों की कॉपी चेक करता हूं, 3 पैराग्राफ लिख दिया सेम पॉइंट पे। अबे भाई पागल हो तुम, ऐसे पूछ रहे हो तुमसे?
250 वर्ड में वो लिख रहे हैं एबिलिटी टू एनालाइज, बंदा आंखें बंद करके लिखे पढ़ा है, लिखे पढ़ा है, लिखे पढ़ा है। अबे तो जब वो लिख दिया उन्होंने वहां एबिलिटी टू एनालाइज, आपकी चेक करेंगे वो मेंस में, इसका मतलब है वो आपसे विड्थ पूछ रहे हैं, डाइवर्सिटी पूछ रहे हैं, तो एक पॉइंट पे 100 वर्ड नहीं खर्चा करना है, 100 वर्ड में 6 पॉइंट लिखने हैं, 7 पॉइंट लिखने हैं। एग्जामिनर बोला कि इस बंदे के पास रेंज है टॉपिक पर, ठीक। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ससिंक्टनेस, ससिंक्टनेस का पहला हैक होता है स्ट्रक्चर, फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम्स एंड कंपैरिजन चार्ट्स। यस और नो? हाँ या ना? और दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। किस चीज की? आंसर राइटिंग की? नहीं, शुरुआत वहां से नहीं होती। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग आपको बता रहे हैं प्रिपरेशन बाद में शुरू करो, हमारी टेस्ट सीरीज पहले खरीद लो, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। पहले न्यूज़पेपर की समरीज लिखिए, अपने पीयर से चेक कराइए। जब आप न्यूज़पेपर की समरी लिख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन, ये आपका आ रहा है। कंटेंट तो जब आप पढ़ोगे तो अपने आप स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन में डाल दोगे ना, है ना? कंटेंट तो जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप ही उसको स्ट्रक्चर और उसमें पहला काम क्या है? स्ट्रक्चर लिखना है, रिप्रेजेंटेशन आए, कैसे रिप्रेजेंट करना था। देन कम्स योर टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग वाला पार्ट। पहले सोचना सीखना जरूरी होता है। जो आज पहला टॉपिक बताया था ना, इंटर रिलेशन, वो सोचना सिखा रहा है तुम्हें, हर एक टॉपिक पर डाइवर्स पॉइंट दे रहा है, राइट? एंड देन comes your answer writing. Let nobody tell you, when we used to go, people would say buy my test series, buy my test series. प्रिपरेशन तुम बाद में सोचो, उनकी टेस्ट सीरीज पहले खरीद लो। साले को पैदा होते ही बच्चे को टेस्ट सीरीज लिखवा रहे हैं। सोचना नहीं सिखाना, रिप्रेजेंटेशन भाड़ में जाए, हमारी टेस्ट सीरीज ले लो। इसलिए सबसे पहला है प्रैक्टिस, मेक समरीज, learn to learn the structuring, learn the representation, and then when you finish one topic, then write answers on that topic. That is how you will be able to write relevant, meaningful and succinct answers, and that is the art of fetching good marks. क्यों? 20 के 20 सवाल करने हैं, कोई सवाल नहीं भी आया तो एसडीजी वाले पॉइंट डाल के 100 नंबर तो 100 वर्ड तो लिख दिए ना, कमा लिए ना। तो 4-3 नंबर तो दे ही देगा 15 में, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख के आए हो तुम, है? और हुआ क्या? हर एक सिलेबस के पॉइंट पर मामला रेडी है। दैट हेल्प्स अ लॉट, एंड दैट्स वेयर क्वालिटी चिप्स इन। तो जो हम आपको डलवाई कमेटी पढ़ा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डलवाई कमेटी वो 150 वर्ड में आएगा, बट ये बेसिक चीजें पहले आएंगी। इसीलिए, चूंकि मैं जानता हूं कि तुम डलवाई कमेटी भूल जाओगे, अपनी बच्चियां के दांत हम तो जानते ही हैं, है ना? इसलिए हम आपको एसडीजी पढ़ाते हैं और डीपीएसपी और 11 शेड्यूल पढ़ाते हैं, कि कम से कम वो ही याद रह जाए मेंस तक। और एक व्यक्ति था, उसने आज के 2-3 साल पहले फोन करा, जब मेंस दे गया, कहे सर आज समझ में आया आप क्यों इतना रटाते थे, मारते थे आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और एसडीजी के लिए। हम कहे क्यों? कहे हम वही लिख के आए आज। ठीक है, तो वही याद था, बाकी सब भूल गए थे, जो चौपतियाओं से पढ़ा था उतना ही याद था। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक अबाउट 250 वर्ड्स। Your newspaper reading will give 30 to 40 words in every answer. Every answer, अगर चौपतियां नहीं, न्यूज़पेपर
If you are reading newspaper, it will give you 30 to 40 words in every question. 100 वर्ड का एग्जाम में 100 वर्ड्स का इंतजाम मैंने आपको बता दिया। कुछ तो फिर उस सिलेबस से भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, मतलब एग्रीकल्चर है तो थोड़ा बहुत तो 2-4 पॉइंट तो थोड़ा उसको इनलाइटन कर ही दो अपने एग्रीकल्चर के विजडम से। ठीक, जिस टॉपिक पर सवाल पूछा जाएगा। ठीक, लेकिन अच्छा इसमें एक हैक है, वो ये है कि मिक्सचर क्या होना चाहिए। अब मान लो उन्होंने सवाल पूछा कमेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री एंड हाउ एग्रोफॉरेस्ट्री कैन हेल्प एग्रीकल्चर या इन इंडिया। अब तुम सब लिख रहे हो, ये नहीं बता रहे हाउ इट विल हेल्प एग्रीकल्चर, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, एचडीजी, 11 शेड्यूल, ये नहीं बता रहे वो हेल्प कैसे करेगा, तो ये भी नहीं करना है। ठीक, रेलेवेंसी का मतलब ही वही है, शुरुआत करो भैया ये हेल्प ऐसे करेगा, फिर उसी में पॉइंट डालते जाओ कि हेल्प करेगा इसलिए एसडीजी में ये किया, इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है, हेल्प करेगा इसलिए ये ऐसे हेल्प करेगा, और फिर ये मतलब आप ये कर सकते हो कि पहले बता दो हेल्प कैसे करेगा, फिर बता दो इस पे काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है मैं एसडीजी डाल दो, डीपीएसपी डाल दो, 11 शेड्यूल डाल दो, खत्म। ठीक, तो दिस स्ट्रीट स्मार्टनेस हैज टू कम इन, और वो कब होगा, जब आप आंसर लिखोगे, मुझे लिख के दिखाओगे, मैं बताऊंगा इसमें इतना मिक्सचर होना चाहिए था। सो नाउ समराइजिंग एवरीथिंग, यूएस पोलो की शर्ट भी फट गई है। Now summarizing everything, first thing is train to think, train to interrelate everything, train to interrelate one topic with all syllabus, entire syllabus, right? I have given an example of how agriculture is related with internal security, society, polity, economy and everything. That will give you width, that will give you points. Acha, this exercise will automatically give many points on that topic. For example, they talk about, जैसे पिछले साल सवाल था MSP पर, है ना, कि MSP has aided in the agriculture sector but now it is becoming a problem, right? तो तुरंत MSP को फिस्कल पॉलिसी से रिलेट कर दिया, MSP का बिल इतना है, फिस्कल पॉलिसी इतनी है, सस्टेन नहीं कर सकता। ठीक, तो क्या हुआ कि आपके अंदर एग्रीकल्चर को इकोनॉमी से जोड़ने का पॉइंट आ गया। ठीक, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस को इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया, एग्रीकल्चर तो होगा क्या कि ऑलरेडी आपके पास में कुछ पॉइंट्स मिलने लगेंगे। एग्रीकल्चर और क्लाइमेट से जोड़ा, जैसे पिछली बार जो सवाल आया था मोनोकल्चर पर, पिछली बार का सवाल देखा ना कि भाई वीट और राइस पहले बून थे बट अब बेन बनते जा रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, वो एनवायरमेंट से रिलेट हो सकता है, सॉइल डिग्रेडिंग से रिलेट हो सकता है, ज्योग्राफी से रिलेट हो सकता है, वो पॉइंट आपने वहां उठा के डाल दिए, तो दैट विल एक्टिवेट योर लर्निंग, दैट विल गिव यू पॉइंट्स ऑन एवरी टॉपिक। एंड देन आई वेंट ऑन टू हाउ टू यूज 250 वर्ड्स इफेक्टिवली। करंट और स्टैटिक वाला पॉइंट मैंने बोला कि डराइव स्टैटिक कंटेंट फ्रॉम दी करंट सोर्सेस, उससे क्या होगा कि आपको इन आंसर्स में लिखने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। ठीक, रिवाइज और करंट अफेयर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, जिससे कि हर आप आंसर में एक दो करंट का पॉइंट डाल सको। मैंने बोला स्टार्ट वहां से करना है, कोई मान लो सवाल पूछा जाए एग्रोफॉरेस्ट्री पर, तो आप तुरंत बोलो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री, उसके बाद आगे लिखना चालू करो, बीइंग रेलेवेंट, राइट। फिर मैंने आपको बोला ससिंक्टनेस कैसे लानी है, ससिंक्टनेस लाने के लिए सबसे पहले मैंने कहा not test series, not test, not answer writing, but summary writing। अखबार के आर्टिकल पढ़ के उसकी समरी बनाओ और उसको स्ट्रक्चर में रखो, उसको वहां से सोचो कि मैं, पहली ट्रेनिंग होती है पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, पॉइंट निकालने समरी से आते हैं, स्ट्रक्चर कैसा रखना है वो समरी से आता है। ठीक, और उसके बाद आप आंसर राइटिंग पर जाइए। और फिर मैंने आपको 250 वर्ड्स का ब्रेकेट बताया, एसडीजी, सिलेबस, 11 schedule, DPSP, preamble, they will give you 100 words, 120 words in every answer, and they will also tell you what you are diverse by relating with syllabus, you know the constitutional ethos by relating it with preamble, you know the duties of state, DPSP, and you know the ground structure by saying using 11 schedule, gram panchayaton ko ye kaam karna chahiye, and apart from that you also know the India's commitment to the global agenda, SDG 2030, ग्लोबल गुड्स। ठीक, एंड इसी में एक पॉइंट आ जाता है सीएनपी का भी, जहां पर डाला जा सके वहां आप सीएनपी को भी यूज कर सकते हो। ठीक, सो एज यू ग्रो इन प्रिपरेशन यू विल लर्न अ लॉट ऑन दीज ग्राउंड्स। ठीक, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो